हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसमें क्या करेंगे, हम नाइन्थ और टेंथ के जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और बाकी फिर उसके बाद जितने भी साइंस के और चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपी और उत्तराखंड एएनएम जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यूपी में भी इस साल से जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम यूपी जीईटी है एंड उसकी तैयारी आई होप आपने स्टार्ट कर ली होगी, नहीं करी तो हम साथ में तैयारी करेंगे। एंड उत्तराखंड में भी एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसके लिए भी साइंस का जो पार्ट आता है, साइंस वाले क्वेश्चंस के लिए ये वाला पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम एक 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 चैप्टर उठाएंगे एंड उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25-30 क्वेश्चंस होंगे उनको हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो भी आगे के पार्ट्स आएंगे इस सीरीज के उनको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और जल्दी ही जो है यहाँ पर मैं जो यूपी का जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन बैच है और जो उत्तराखंड का एएनएम और जीएनएम प्रिपरेशन के लिए जो बैच है वो तीसरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी 2 बैचेस कंप्लीट होने वाले हैं, तो तीसरा और फाइनल बैच ये रहने वाला है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीएनएम की प्रिपरेशन हमें करवा दो। तो जल्दी ही बैच की डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। जहां तक है 4-5 अप्रैल के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि बैच का रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, कैसे आप तैयारी करोगे मेरे साथ। तो वो सारी डिटेल्स आपको जल्दी ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट वाला जो एग्जाम होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग नाइन्थ का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल या कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि सेल की जो खोज है यानी कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी कि 1665 में यहां पर सेल की खोज जो है पहली बार की थी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये जो हम कहते हैं कि सेल की खोज किसने की थी, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो सेल की खोज हुई थी ये नॉन लिविंग सेल की हुई थी, यानी कि ये डेड सेल की खोज की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये बताओ कि लिविंग सेल की यानी कि जो जीवित कोशिका की खोज है वो किसने की थी सबसे पहले, तो यहां पर जो सेकंड वाला नाम आपको दिखाई दे रहा है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये जो है साइंटिस्ट जो थे इन्होंने लिविंग सेल में जो है पहली बार, मतलब लिविंग सेल की जो खोज है वो पहली बार यहां पर की थी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और जो ये श्लीडन और शॉन दो साइंटिस्ट है इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, तो वो हम आगे अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अब ऑर्गेनल या कोशिकांग का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से ऐसा कौन सा वाला सेल का पार्ट है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि ऊर्जा ग्रह कहते हैं, यानी कि जहां से एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी कि केंद्रक। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के लगभग लगभग सेंटर में होता है। तो इस तरीके से मान लो ये कोई सेल है, यहां पर क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, न्यूक्लियस नहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियस मैंने गलती से बोल दिया, न्यूक्लियस तो देखो लगभग लगभग सेंटर में होता है, लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से ये आपके कुछ माइटोकॉन्ड्रियास पड़े होते हैं और ये क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है ये हमें समझना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया या फिर प्लांट सेल वगैरह में होती है, लेकिन एनिमल सेल में वो नहीं होती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में होती है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, सब में होती है। तो इसका जो काम होता है प्लाज्मा झिल्ली का वो क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ फंक्शन ये भी होता है कि वो आपके सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन एक और इसका फंक्शन होता है, इन चारों में से अगर हम देखेंगे तो वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि यहां पर पदार्थों का परिवहन यानी कि आदान प्रदान होता है सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो ये सब चीजें जो मैनेज करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पता होगा सभी प्लांट्स में पाया जाता है, सभी हरे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल वगैरह होता है वो भी यही जनरेट करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑर्गेनल, यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि मेन फंक्शन उसका क्या चीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज। तो मैंने जैसे बताया कि मान लो ये कोई सेल है, इसके बीच में क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो कि आपके क्रोमेटिन थ्रेड वगैरह से बनते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, आपकी जेनेटिक मटेरियल होती है, यानी कि जो डीएनए वगैरह होता है वो सब इसी के अंदर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज का काम इसका होता है, यानी कि आनुवंशिक सामग्री का भंडारण इसके अंदर रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन अ सेल? तो अभी मैंने इसके बारे में ऊपर डिस्कस भी करा था कि कौन सा भाग कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या है, सबसे बाहरी लेयर होती है किसी भी सेल में। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो सेल वॉल अलग से हो जाती है, लेकिन जनरल अगर हम वे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, जो कि एंट्री और एग्जिट जो मटेरियल या मटेरियल की होती है, सब्सटेंसेस की होती है, सेल के अंदर से बाहर जाना या बाहर से किसी का अंदर आना, तो वो सबको कंट्रोल कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइजोसोम जो है इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सुसाइड बैग्स, यानी कि आत्मघाती थैली। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि लाइसोसोम इसमें एक ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं या ऐसे कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल में जो कचरा वगैरह थोड़ा स्टोर करते हैं। तो जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये फटने लगते हैं, फट सकते हैं, तो इस वजह से इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो सुसाइड बैग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हु प्रपोज द सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत जो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ऊपर जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑप्शंस देखे थे जिनका नाम क्या था, श्लीडन एंड श्वान। तो श्लाइडन एंड शॉन जो है ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, तो सेल थ्योरी के दो तीन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया था कि भाई सेल जो है वो पहले किसी सेल से बनता है, मतलब जो पहले कोई सेल प्रेजेंट होगा उससे ही दूसरा सेल बनेगा। ठीक है, और वैसा ही सेम टू सेम बनता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन कारखाना यानी कि जहां पर प्रोटीन बनता है सेल के अंदर, वो कौन सी जगह होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? ठीक है, तो गोल्गी या गोल्जी apparatus या गोल्जी निकाय जो है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो गोल्जी apparatus जो होता है बेसिकली उसका काम ये होता है कि जो मटेरियल होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल से बाहर जाने हैं, ठीक है, सेल से जो बाहर जाने हैं जिनकी जरूरत बाकी चीजों में है, तो वहां पर क्या होता है कि पैकेजिंग वगैरह का जो काम होता है, उनको पैक करने का काम, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये किसका होता है भाई, गोल्जी apparatus का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस? ठीक है, तो यहां पर है कि कौन सा कोशिकांग हानिकारक पदार्थों की के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी कि उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम यहां पर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन अ प्लांट सेल? तो अब मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर आ गया होगा कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेल वॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया जो प्लांट सेल होता है या पादप कोशिका होती है या फिर जो आपके बैक्टीरिया वगैरह के सेल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये क्या है, मान लो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर एक और झिल्ली या एक और परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो इतना गैप नहीं होता है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इतना गैप बनाया है। तो सेल वॉल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स? तो सेल के किस भाग में, यानी कि किस भाग में कोशिकांग मौजूद होते हैं? ठीक है, तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग मौजूद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि भाई सेल है
और सेल के अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो पूरा फ्लूइड है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड इसी के अंदर सेल के सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं या कोशिकांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। तो वैक्यूल्स जो होते हैं या पादप कोशिकाओं में रिक्तियाओं का क्या कार्य होता है, तो वैक्यूल या रिक्तियाओं का क्या फंक्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सपोर्ट एंड स्टोरेज। तो सहारा देना और भंडारण करना वो वैक्यूल्स का काम होता है। तो वैक्यूल का काम बेसिकली क्या है, चीजों को स्टोर करके रखने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक और एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, हमारा प्रॉपर न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिखरा रहता है सेल में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा जो ऑर्गेनल है ये पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, या कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो मुझे पता है कि आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो जाएगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, बल्कि जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, एक उसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द सेल। तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, जिसमें जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर द्रव से भरी जगह को क्या कहते हैं, जो लिक्विड होता है या जो फ्लूइड होता है वो क्या चीज होती है, वो भाई आपकी साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन। प्लाज्मोलिसिस का मतलब एक तरीके से ये है कि मतलब एक तरीके से जो अपने कंपोनेंट्स हैं वो एक तरीके से सेल क्या कर देता है, बाहर की तरफ छोड़ देता है। ठीक है, या जो उसका वाटर वाला कंटेंट है या जो साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है उसमें जो वाटर होता है उसको बाहर भेज देता है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब हम सेल को किस में रखते हैं, सेल को हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये अगर मान लो आपके पास कोई कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर आपके पास कोई सेल है और इसके बाहर आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब यह है कि बाहर का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो काफी ज्यादा है, बाहर जो सॉल्ट की मात्रा है वो क्या है, काफी ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स यहां से अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से यहां पर क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, किसमें होता है, अधिक सांद्र विलयन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है। तो लिपिड्स कौन बनाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोसेस है या जो उसका मतलब क्या है, काम है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्किंग है वो ये है कि वो क्या करता है, यहाँ पर लिपिड्स बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर जो है कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, पानी अंदर या बाहर जाता है सेल के। तो कौन सी प्रक्रिया में झिल्ली के पार जल का संचलन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो अभी जो ऊपर हमने प्लाज्मोलिसिस देखा था उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल को कंट्रोल कौन करता है। भाई कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, न्यूक्लियस, तभी तो इसका नाम केंद्रक रखा गया, केंद्रक यानी कि सेंटर। तो सेंटर क्या होगा भाई, कंट्रोल सेंटर क्या होगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका का जो आकार है वो किस तरीके का होता है, तो वो लगभग लगभग रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि आयताकार होता है। तो आपने कभी अगर देखा होगा आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का डायग्राम बना है, तो वो सेल का आकार लगभग लगभग ऐसा होता है जिसको आप एक रेक्टेंगल शेप जैसा बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनल स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट सेल। तो कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में जल और पोषक तत्व संग्रहित करता है। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, यानी कि रिक्तिका। ठीक है, तो रिक्तिका या वैक्यूल का काम होता है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट सेल में स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे कोई कहता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी जैसे अभी हमने ऊपर देखा था प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वही इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन बनता है, इस वजह से राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में शामिल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेंट्रोजोम हो जाएगा। तो अगर आपने 11th या 12th में जब भी हम सेल के बाद सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि जब सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोजोम्स होते हैं। सेंट्रोजोम्स क्या करते हैं, जो अपने ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं इनको इस तरीके से खींच कर रखते हैं और इधर वाले इस तरीके से खींच के रखते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर विभाजन होता है या डिवीजन होता है तो सेंट्रोजोम जो है वो आपका यहाँ पर केंद्र का है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इतने हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए, 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए। आई होप कि काफी ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी इन क्वेश्चन से। बाकी जो क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।